हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं। वॉल्यूम 2 चल रहा है। वॉल्यूम 1 का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों की काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, जाइए वहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी विजिट करके चैनल को अगर नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट हो जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, फुहारा जो कह रहा है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बर्नौली सिद्धांत। ठीक है, बर्नौली प्रमेय यानी कि बर्नौली सिद्धांत के सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण के लिए दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। इसका आपका देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा आपको न्यूटन। क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा यहाँ से, कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि वर्षा के दौरान बारिश की जो बूंदें हैं कैसे गिरती है। मतलब एक समान वेग से, एक समान वेग से, या एक समान चाल से, या एक समान त्वरण से। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ये आपको देखिएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से, कि एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, एक समान त्वरण से बारिश की बूंदें जब वर्षा होती है तो एक समान त्वरण से गिरती है। अगला प्रश्न है कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? 5 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। किसने? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, ये पिछले सेट में भी आपको ये प्रश्न था कि एक्वारेजिया किसका है, जो कि सोने को आपको घुलाने में काम आता है ये एक्वारेजिया। तो 6 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, HCl एवं HNO3 होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl एवं HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। जब हम लोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को जो मापते हैं उसकी इकाई क्या होती है, तो 7 का बी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किस तरह से लिखा जाता है? ए लिख करके ऊपर एक गोल सा बिंदु होता है इस तरह से, तो एंगस्ट्रॉम इस तरह से होता है, इसका संकेत है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। कोई भी जैसे आदर्श द्रव है उसकी श्यानता कितनी होती है। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 0 होती है। किसी आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ से, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। नीलम का रासायनिक सूत्र यानी कि रूबी का 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3 होता है। ठीक है, Al2O3 नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का एक गुण कौन सा इसमें से है। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हवा से हल्की होती है। क्या होती है? ये हवा से हल्की होती है अमोनिया, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो उसमें क्या घुले होने के कारण होता है। तो 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट है। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अस्थायी कठोरता के बारे में अगर पूछ देगा दोस्तों, यहीं पर अस्थायी कठोरता के बारे में पूछता है, तो यह जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता में क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट है। अगला प्रश्न 12 नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ से मिलान करना है कि कौन सा आपको यहाँ पर सही उत्तर होगा इसमें से। जैसे कि कौन किसका आविष्कार किया था, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जी मार्कोनी किसका आविष्कार किया था। तो जी मार्कोनी आपको रेडियो का आविष्कार किया था इन्होंने। जे एल्बर्ट टेलीविज़न का क्या था, सीधे सीधे दे रखा है शायद। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, तो टेलीफोन का क्या था। और थॉमस अल्वा एडिशन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। तो यानी कि 1 2 3 4 लाइन से रहेगा आपको, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल के प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल को ब्राउन बोतल में क्यों रखा जाता है? तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन बोतल जो होता है भूरे रंग का जो बोतल होता है, उसमें प्रकाश जो गुजरने का जो रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतल में रखा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर यहाँ से कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 14 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा Na2H2O3 × 5H2O। ठीक है, जल की मात्रा यानी कि 5 होती है और Na2H2O3 × 5H2O होता है, यानी कि हाइपो का ये सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान नहीं है इनमें से, यानी कि एक गलत है। 3 सही है, इनमें से एक गलत है। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा विटामिन B1, देखिएगा विटामिन B1 बायोटीन कहता है, पहला ही इनमें से गलत है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन। ठीक है, तो विटामिन B3 नियासिन यानी निकोटिनिमाइड होता है, सही है ये आपका, बी वाला सही है। और विटामिन B12 साइनोकाबालामिन होता है, सही है आपका। विटामिन K फिलोक्विनोन होता है, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर यहाँ से कि 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को भी, कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपको कौन सी होती है? यही होता है, तंत्रिका कोशिका होती है। इसको याद रखेंगे आप लोग। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक के होते हैं, कितने होते हैं एक वयस्क मानव में? यानी कि एक जो आपको जो एक बड़े मानव जो होते हैं, मतलब कि वयस्क मानव, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से 12 चवर्णक होते हैं। कितने? चवर्णक का मतलब चाह जिसको बोला जाता है। ठीक है, दांतों की संख्या। दांत कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 4 अगर पूछ देगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है कृंतक, ठीक है, कृंतक होता है कि एक होता है रद्रक, एक होता है अगर चवर्णक, एक होता है चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा हार्ट। यहाँ से हार्ट यानी कि दिल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, हार्ट जो होता है आपको, ये आपको उत्सर्जी अंग नहीं है। अदरवाइज देखिएगा त्वचा आपको उत्सर्जी अंग है, वृक्क यानी कि किडनी भी उत्सर्जी अंग है, यकृत लिवर भी उत्सर्जी अंग होता है, हार्ट नहीं होता है। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य कान की हड्डी है? मध्य कान की हड्डी इनमें से कौन सा हो जाएगा? मैलियस, इनकस, स्टेपेज, उपर्युक्त सभी। देखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको उपर्युक्त सभी हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। यानी कि मैलियस, इनकस, स्टेपेज ये तीनों जो है कि मध्य कान की ही हड्डी होती है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, कौन होते हैं? 20 का देखिएगा ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से राइट उत्तर, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है ये संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़े से हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिका को पूछ रहा है। तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? सहसंबंध रक्तचाप से है, यानी कि ब्लड प्रेशर से है। डी से आंसर हो जाएगा इसका अधिवृक्क। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क से है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? पैरिडॉक्सिन देखिएगा यहाँ पर आपको रासायनिक नाम पूछा है आपका, वैज्ञानिक नाम ध्यान दीजिएगा। 23 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा। विटामिन B6 को ही हम लोग पैरिडॉक्सिन कहते हैं। अगर B1 को थायमिन और B2 को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम अगर पूछ देगा तो राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। डी अगर पूछ देता है तो डी का होता है कैल्सीफेरॉल, के का होता है फिलोक्विनोन। इसका भी सभी का आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। पैराडॉक्सिन B6 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है पसलियों की संख्या? तो 24 का देखिएगा, पसली आपको 12 जोड़ी होती है। कितना? 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या टोटल पूछा है तो यहाँ से 24, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 24, यानी कि टोटल 12 जोड़ा होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर की गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 होता है। कितनी होती है? 2 होता है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? 2 होती हैं। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? ध्यान दीजिएगा कि किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने के लिए स्वीकार कर लिया था? तो 26 का बी हो जाएगा आनंद। ठीक है। कौन से वो आपको बौद्ध भिक्षु थे? उनका नाम था आनंद, जो कि इन्हीं के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना यानी कि एंट्री देना स्वीकार किया था। इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर देखिएगा कौन सा किसका कालक्रम अनुसार रहा। देखिएगा इनमें से आपको पहले देखिएगा हर्यक वंश का क्या आता है। देखिएगा नंद वंश का क्या हो जाएगा 345 से 322। ठीक है, 345 से 322 ईसा पूर्व, सब BC में चलेगा। ठीक है। शिशुनाग वंश का कब से कब तक था? 413 से 345। ठीक है, 413 से 345 था। 413 से 345 था। फिर मौर्य वंश का कब से कब तक वंश था? 322 से 125। ठीक है, 322 से 185, सॉरी 322 से 185 ईसा पूर्व। और हर्यक वंश का था आपको 544 से 500, यहाँ ये 5 है, 544 से 413 ईसा पूर्व था। तो इस प्रकार देखिएगा कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले आपका तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कि ईसा पूर्व है सब आपको BC है, तो इसमें उल्टा चलता है ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे सबसे पहले देखिएगा 544 से 413 ये वाला है, तो हर्यक वंश पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा 413 से 345 है, तो उसके बाद फिर शिशुनाग वंश आ जाएगा, शिशुनाग का वंश है। फिर उसके बाद देखिएगा 345 से 322 है, फिर उसके बाद नंद वंश आ जाएगा। फिर उसके बाद 322 से 385 ईसा पूर्व है, तब जाकर के मौर्य वंश आ जाएगा। तो 4 नंबर में देखिए 4 किस में पहले हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा C वाला हम लोग देखेंगे, 4 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, उसके बाद फिर 3। ऑप्शन नंबर C यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके आलेखों के साथ मिलान कीजिए। तो 28 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से मिलान करना है। 28 का हम लोग देखेंगे, इसका मिलान करेंगे। देखिए कविराज मार्ग है, कविराज मार्ग हो जाएगा आपको अमोघ वर्ष प्रथम। फिर आदि पुराण हो जाएगा जिनसेन। फिर गणित सार संग्रह का हो जाएगा आपका महावीराचार्य। फिर अमोघ वृत्ति का हो जाएगा आपका शाक्तायन। तो इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C में है, 3, 4, 1, 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो 29 का बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान-ए-चहलगामी का आविष्कार। ठीक है। इल्तुतमिश जो है कि गद्दी पर कब बैठा था? तो 1210 ईस्वी में बैठा था। कब? 1210 में दिल्ली की सिंहासन पर ये बैठा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा 30 का देखिएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इनमें से पहले देखेंगे हम लोग 30 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले आपका C आएगा। ठीक है। रोमन कोलोसियस का पूरा होना। रोमन कोलोसियस नीरो का स्वर्ग आवास के भग्नावशेषों पर 80 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 80 ईस्वी में भी इसको बनाया गया था। तो रोमन कोलोसियस का पूरा होना।
फिर उसके बाद आता है बी, आता है आपका भारत में गुप्त राजवंश का उदय। भारत में गुप्त ये आपको 4वीं शताब्दी, इसकी स्थापना जो है 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद फिर आएगा ए, आएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, यानी कि इनका हो जाएगा आपका 570 ईस्वी में, ठीक है, 570 ईस्वी में जन्म हुआ, ठीक है, इसका इनको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद पीटर महान रूस का जार बनना, फिर डी हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिएगा पीटर की अवधि जो है 1682 से 1725 माना जाता है ईस्वी तक। 1685 से इनका कब तक, 1682 से 1725 ईस्वी, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 31 नंबर, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है इनमें से। तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर से देखिएगा, पहले हम लोग मिलान कर लेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया यानी कि कौन सा मतलब ये संप्रदाय से संबंधित हैं। तो 31 का आपको देखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर आपको चिश्ती में जाएंगे, चिश्ती संप्रदाय सिलसिला से थे ये संबंधित। बहाउद्दीन जकारिया आपको सुहरावर्दी हो जाएगा, 2 नंबर में जाएंगे। मियाँ मीर आपको हो जाएगा आपको ये कादरी सिलसिला से। और अहमद सरहिंदी जो थे ये आपको नक्शबंदी से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से सही उत्तर मिलान कीजिएगा तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर के 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये आपको मेरठ से शुरू हुआ था। कब, छोटा डेट से के साथ इसको याद रखिएगा आप लोग, 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857। कब, 10 मई 1857 को ये आपको मेरठ से शुरू हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसका छोटा डेट भी पूछ देता है। तो 10 मई 1857 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। तो इसको देखिएगा, इसका डेट याद रहना चाहिए आपको। तो सालाबाई की संधि देखिएगा, सालाबाई की संधि इनमें से कब हुई थी, सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी, ठीक है, 1782 में हुई थी सालाबाई की संधि। फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम 1792 ईस्वी, यानी कि ये कर्नाटक मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको तीसरा वाला, वही वाला कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत वो समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी। बसीन की संधि कब हुई थी, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1802 में। फिर उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, ठीक है, 1809 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको 4 से मिलान कीजिएगा। तो इसका राइट उत्तर सी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन बने थे। कौन थे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। और ध्यान दीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें अगर पूछता है एक प्रश्न कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो टोटल आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे साथ साथ, ठीक है। और ये इसके साथ साथ याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में महासचिव जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। लेकिन अगर पूछ देगा कि देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछ देगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखिएगा। डलहौजी के राज्य हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कब सबसे पहले किस राज्य पर लागू किया गया था। तो 35 का ए हो जाएगा सतारा, आपको ये महाराष्ट्र पड़ता है। सतारा को सबसे पहले उन्होंने 1848 ईस्वी में, कब, 1848 ईस्वी में सतारा को अपने राज्य में मतलब मिलाया था, विलय किया था सबसे पहले। फिर उसके बाद जैतपुर है, संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर सब आता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। झांसी को कब मिलाया था अगर पूछ देगा तो झांसी का याद रखिएगा 1853 में, 1853 में, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में ये किया गया था। ये लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो था 1880 से 1884 तक चला था और 1881 ईस्वी में सबसे पहले कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है।
पंचशील का सिद्धांत इनमें से क्या नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है इनमें से। 37 का देखिएगा गुट निरपेक्षता जो है कि आपको यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, ये भी सही है, ये भी सही है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर पारस्परिक हस्तक्षेप, ये भी सही है। आपको गुट निरपेक्षता नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, किसको लाभ होता है। 38 का देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से ऋणी, यानी कि लेनदार को जो होता है उसी को लाभ होता है मुद्रास्फीति के दौरान, यानी कि ऋणी को लाभ होता है। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी, तो 39 कहेगा उतनी ही बड़ी होगी, यानी कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों के द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो पहली जनसंख्या नीति की जो घोषणा की गई थी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न 41 नंबर देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 243 का आई, ठीक है, अनुच्छेद 243 का आई आपको सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। जब पीआईएल की जब शुरुआत हुई थी तो उनमें से भारत के न्यायाधीश में कौन थे, तो 42 का डी हो जाएगा दोस्तों, पीएन भगवती थे। कौन थे, पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग के 43 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। कौन सा जो रिट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। 43 का सी हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। कौन सा रिट है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। 44 का डी हो जाएगा, बीएन राव को जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, बीएन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है, बीएन राव हो जाएगा आपको यहाँ से सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान कौन से अधिनियम से लिया गया है, किस अधिनियम से, तो 45 का ए हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। देखिएगा गलत के बारे में पहचान करना है। इनमें से मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य आपको भाग 4 के ए में है, ये भी आपका सही है, भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य। आपात उपबंध भाग 20 दे रहा है, ये गलत है, भाग आपको भाग 20 नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये भाग आपको 18 में है। कितना में है, भाग 18 में है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत के बारे में पूछ रहा था। राजभाषा जो है कि भाग 17 में है, ये भी सही है आपका। 47 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। यह ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 47 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 यहाँ पर हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का, तो 48 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा। आपको काफ़ी इजी प्रश्न है कि स्थानीय निकायों का जो है ये चुनाव जो है आपको इसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। अदरवाइज आपको राज्यसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और जनगण मन की अगर बात की जाए तो इसको भारत का जो राष्ट्रगान होगा ये आपको कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है साथ साथ है। और 24 जनवरी को ही आपको राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम भी है और जनगण मन दोनों को स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दोनों को, ये दोनों पॉइंट भी साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। इस सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मिलान करना है बाग्यो, बाग्यो क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये चक्रवात है, देश दे रखा है। बाग्यो चक्रवात जो है ये आपको कहाँ का है, ये आपको फिलीपींस चले जाइए, ठीक है, फिलीपींस है। हरिकेन, हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून, टाइफून हो जाएगा चीन, चले जाइए, टाइफून चीन। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में बहता है, ये ठंडी हवा है, ठीक है, विली विली। तो 50 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रकार से यहाँ पर जो मिलान कीजिएगा तो यहाँ पर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। इनमें से कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल यानी कि कोल्ड डिजर्ट नहीं है इनमें से। तो 51 का डी हो जाएगा सोनोरन, ठीक है, सोनोरन। पेंटागोनिया, गोबी और नामीब, ये तीनों आपको कोल्ड डिजर्ट है, लेकिन सोनोरन आपको गर्म है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात तो 52 का सी हो जाएगा, सेंट लॉरेंस नदी पर ये स्थित है। एनजे से ये नियाग्रा जलप्रपात है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 नंबर यहाँ से कि सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। सतपुरा श्रेणी का जो निर्माण है ये किससे हुआ है। तो 53 का आपको सी हो जाएगा, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो 24 का ये हो जाएगा कनारी, ठीक है, कनारी आपको ये संबंधित नहीं है। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये आपको मिलता है। प्रशांत महासागर की क्यूरोशिबो, हम्बोल्ट या और कैलिफोर्निया, ये तीनों आपको प्रशांत महासागर से संबंधित है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा टोटल आपको 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत में 8 राज्य से गुजरती है, देखिएगा। लेकिन ये आपको देश में पूछा है कर्क रेखा, यहाँ से देखिएगा सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, ईरान से आपको होकर के नहीं गुजरती। अदरवाइज मिस्र, भारत और म्यांमार से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और अगर यहीं भारत में पूछ देगा कि भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। उसका भी ट्रिक है, राम बाबू छमित्रीजा, तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में हमने बता रखा है, जाइए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर सभी सेट का आपको प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर मिलेगा आपको, बहुत सारे सेट में हमने बताया है ट्रिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है इनमें से, अलग यानी कि पूछ रहा है ऑड, इनमें से कौन सा है। तो 56 का देखिएगा यहाँ से, गुलाबी शहर जयपुर सही है। महलों का शहर बम्बई, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। महलों का शहर बम्बई गलत है। महलों का शहर जो है कि कोलकाता को कहा जाता है। किसको, कोलकाता को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कोलकाता को। बंगाल का अशोक दामोदर नदी बिल्कुल सही है। सूर्य नगरी जोधपुर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 57 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जस्टिस हीरालाल जेकानिया थे, बिल्कुल सही है आपका ये उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 58 नंबर के, ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है, व्हाट इज ग्रीन पीस। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 58 का सी हो जाएगा आपका। देखिएगा, ग्रीन पीस की पर्यावरण कार्यकर्ताओं के समूह है, जिसकी आपको स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कब, 1971 में किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 59 नंबर, यहाँ पर देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ फिर से अगेन आपको मिलान करने वाला प्रश्न आ गया ये। तो अब मिलान करने वाला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार का भी आप लोग प्रश्न लोग प्रैक्टिस हमेशा करेंगे, लोग देखते रहेंगे। तो देखिएगा 59 का यहाँ से आपको राइट आंसर दिखेगा, सलीम अली कार्य क्षेत्र कहाँ। देखिएगा सलीम अली जो ये व्यक्ति हैं, ये आपको किससे संबंधित है। तो पक्षी वैज्ञानिक हैं ये, इनको पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। ईओ विल्सन जो हो जाएगा आपको, ये कीट वैज्ञानिक है। ईओ विल्सन कीट वैज्ञानिक है। एमएस स्वामीनाथन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जाकर के आपको कृषि वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक। और एम गॉडविल पर्यावरण शास्त्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका राइट उत्तर 59 का देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको डी में, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 60 का डी हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर यहाँ से प्रश्न देखेंगे कि स्वस्थाने क्या है। स्वस्थाने जो है कि आपको क्या है।
61 का ए हो जाएगा वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। स्वस्थानीय का मतलब यही होता है कि वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना स्वस्थानीय कहलाता है। 62 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो 62 का आपको ए हो जाएगा नागपुर में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजर्षि नाम किसे जाना जाता है, राजर्षि के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है। 63 का सी हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है राजर्षि। ठीक है, अगला प्रश्न 64 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। इनमें से 64 का देखिएगा ए हो जाएगा लानोज। लानोज जो है कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि है ये लानोज, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड बैंक का तो वाशिंगटन डीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 66 नंबर के हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सही सुमेलित है। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। 66 का देखिएगा, 66 का विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये आपको सही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यही हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। इनमें से सभी आपको सही उत्तर हो जाएगा, डी आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के कौन है, भजन लाल शर्मा। सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे कि डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम कर लिया। डेविस कप 2023 का खिताब 67 का आपको बी हो जाएगा, इटली जीता है। डेविस कप 2023 किसने जीता है, इटली जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई। 68 का डी हो जाएगा, ये आपको उत्तराखंड में किया गया। कहाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, करेंट अफेयर्स का ये प्रश्न है कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों विद्रोह लोग हैं वहाँ पर द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का जो संबंध है कौन से देश से संबंधित है। 69 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये यमन का है। सब कहाँ है, यमन के हैं लोग हूती विद्रोही। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर टैट विकसित किया गया है। 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा, इसरो का द्वारा किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 नंबर के हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। 71 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है बीसीसीआई ने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से 72 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जनवरी 2024 में किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है। 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है इनमें से। 73 का देखिएगा, बेस्ट फिल्म 12 फेल सही है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, ये आपका गलत है। फिल्म पुरस्कार 2024 फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जाकर के बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट सही है। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा, ये भी सही है। देखिएगा, बेस्ट एक्टर जो है इनमें से अभिनेता रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर है। एनिमल फिल्म के लिए मिला था, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 74 नंबर के हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है। तो 74 का देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा सब पढ़ेंगे हम लोग। अनिल दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, ये सही है आपका। अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, अरविंद पनगरिया, ये भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची, ये भी सही है। तो पर सभी हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न कहता है, और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कि कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो 75 का सी हो जाएगा नंदिनी दास। किसके द्वारा लिखा गया है? नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के द्वारा लिखा गया है, नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।